नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बैरोमेट्रिक इक्वेशन और बैरोमेट्रिक इक्वेशन से किस तरीके से हमें आबोगाद्रो संख्या को ज्ञात करना है। बैरोमेट्रिक समीकरण को वायुदाब समीकरण भी कहते हैं, प्रेशर इक्वेशन भी कहते हैं। आपको माइंड में ये बात क्लियर रखनी है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा है, बैरोमेट्रिक इक्वेशन का पहला टॉपिक था वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, ये दूसरा टॉपिक है। जिसने नहीं देखा है वो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, उस लिंक को ओपन करके उसको वहाँ से देख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इसकी बात कर रहे हैं कि हिंदी में अगर बोलें तो निकायों की साम्य अवस्था। कोई भी दो सिस्टम है हमारे पास, वो दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होंगे। देखिए, इस बात को आप लोग भली भांति जानते भी हो। जैसे मान लीजिए ये दिया है मैंने, ये पहला सिस्टम दे रखा है और ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा सिस्टम दे रखा है। छोटा सा टॉपिक है, ये छोटा सा लेक्चर होगा। ये पहला ई ए। अब देखो इस सिस्टम के बारे में क्या है, इस सिस्टम का नाम क्या है, सिस्टम ए, और सेकंड सिस्टम क्या है, बी। अब देखो जो पहला सिस्टम है उस सिस्टम की, ए सिस्टम की एनर्जी ई ए है, टेम्परेचर टी ए है, नंबर ऑफ पार्टिकल कणों की संख्या एन ए है और उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम वी ए है। दूसरे सिस्टम की बात करो, दूसरे सिस्टम की एनर्जी ई बी है, टेम्परेचर टी बी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन बी है, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या, और बी बी उसका क्या है, वॉल्यूम है। ये आपके पास दोनों सिस्टम का ब्यौरा हो गया। फिर देखिए, दोनों सिस्टम का जो कंबाइंड सिस्टम है, जो मैंने जैसे अंडरलाइन किया है, ये पूरे का पूरा एडियाबैटिक वॉल से कवर किया हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, आप लोगों को इस बारे में ध्यान रखना है कि पूरे का पूरा एडियाबैटिक वॉल से कवर किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पूरे की पूरी वॉल है, यानी कि इस सिस्टम से एनर्जी इस सिस्टम में तो जा सकती है और इस सिस्टम से एनर्जी इस सिस्टम में तो आ सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। कहने का मतलब टोटल एनर्जी दोनों सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी, ना ही बाहर से अंदर एनर्जी आएगी। हाँ, एक की एनर्जी, पहले सिस्टम की एनर्जी ई ए और ई बी तो चेंज होती रहेगी, लेकिन ई ए और ई बी का जो जोड़ है वो कांस्टेंट रहेगा। देखिए जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि दोनों का जोड़ कांस्टेंट रहने का मतलब ना तो एनर्जी बाहर से आ सकती है दोनों के सिस्टम में, ना बाहर जा सकती है। कंबाइंड सिस्टम की बात हो रही है, कंबाइंड सिस्टम से, समझ रहे हो बात। बोथ सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों सिस्टम निकाय साम्यावस्था में होंगे यदि दोनों पूरी सिस्टम की ऊर्जा नियत होगी। टोटल एनर्जी ई ए प्लस ई बी इज इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट होगी। समझ रहे हो बात। अब देखिए सेकंड चीज, अब देखिए होगा क्या जब एक सिस्टम, अब इसी चीज को समझना है हमें बात। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कुछ एनर्जी इधर से इधर जा सकती है और कुछ एनर्जी इधर से इधर आ सकती है। अब ये बात समझते हैं, जितनी आपको खुद को पता है ये बात, जितनी इसकी एनर्जी घटेगी उतनी ही इसकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना। जितनी इसकी एनर्जी घटेगी उतनी ही इसकी एनर्जी बढ़ेगी। ये बात सबको क्लियर है। इसकी एनर्जी में, या ये कह दें जितनी इसकी एनर्जी बी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ए सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है। या जितनी ए सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी बी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, व्हेन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस देन लॉस ऑफ, देखिए जब हीट ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, देखिए लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ वन सिस्टम विल बी इक्वल, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ वन सिस्टम विल बी इक्वल टू इंक्रीमेंट इन अदर सिस्टम। यही मैंने बोला है। पहली को डिफरेंशिएट करो, देखो पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके देखते हैं। पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट, ये इक्वेशन नंबर 1 है, वो उधर रहेगा इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा,
ई ए का डिफ्रेंशिएशन करली ई ए, ई बी का डिफ्रेंशिएशन करली ई बी, और ई क्योंकि कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो क्या आ गया टोटल, करली ई ए प्लस करली ई बी इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए करली ई ए का, तो करली ई ए का डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा करली ई बी बाई करली ई ए इज इक्वल टू, ये तो 0 ही है। अब 1 को ले जाइए इधर, तो क्या बन जाएगा, 1 को इधर लेके जाओगे करली ई बी प्लस करली ई ए, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, करली ई बी बाई करली ई ए इज इक्वल टू -1। और देखिए ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि -1 का मतलब क्या हो गया कि जैसे ई ए बढ़ेगा वैसे ई बी घटेगा, और जैसे ई बी बढ़ेगा वैसे ई ए घटेगा। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और सेम अमाउंट में बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि 1 हमें आ रहा है -1, माइनस कोई कांस्टेंट नहीं है, -1 है। इसका मतलब जितना ए घटेगा उतना बी बढ़ेगा, जितना ए बढ़ेगा उतना बी घटेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। अब देखिए आगे आते हैं। अब आपको एक बात क्लियर रखनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो पहले सिस्टम की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में दूसरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी पी जो होती है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की वीडियो हमने बनाई थी, अब आगे फिर बनाएंगे, एक एक्सप्लेन करेंगे पूरा उसको तीसरे लेक्चर के अंदर। फिलहाल ध्यान रखो, टोटल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू पी ए P1 इंटू P2 होती है। P इज इक्वल टू P1 इंटू P2, यानी कि अगर बहुत सारी सिस्टम हैं तो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 सो ऑन चलती जाती है। कहने का मतलब कितने भी सिस्टम हो, टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों का क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है, ये बात जब हम कंस्ट्रेंट ऑन द सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे बताएंगे। मैक्सवेल वोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स जहाँ पढ़ेंगे वहाँ से शुरू होगी ये चीज़ें, वोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। लेकिन आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी पहले तो दोनों का मल्टीप्लाई होती है, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए अगर बात इक्विलिब्रियम की हो रही है। इक्विलिब्रियम के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इक्विलिब्रियम में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैक्सिमम हो जो चीज़ उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब देखिए यहाँ आप W का डिफरेंशिएशन EA के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो भी ठीक है, आप EB के विद रिस्पेक्ट भी कर सकते हो, करली W बाय करली EB, वो भी 0 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डेरिवेशन पे, क्योंकि चीज़ एक ही है। देखिए EB के विद रिस्पेक्ट W का डिफरेंशिएशन, W क्या है, W EB के विद रिस्पेक्ट करो, W क्या है, W EA W EB। अब देखो EA के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो W EA का क्या होगा डिफरेंशिएशन, आप सबको पता है, करली W EA बाय करली EA इंटू करली EA बाय करली EA। समझ पा रहे हो बात। और फिर जब दूसरे स्टेप में इसका करोगे तो करली W EB बाय, ये तो कांस्टेंट रहेगा, फिर करली W EB बाय करली EA इंटू करली EB इंटू करली EB बाय करली EA। देखिए ये बात अपने समझते हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए यहाँ आप डिफरेंशिएशन करोगे, ये लिख दी वैल्यू। अब देखिए पहली स्टेप में W EB तो है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन हुआ W EA का, EB तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हुआ EA का, और EA का फिर EA के विद रिस्पेक्ट। यानी कि डिफरेंशिएशन के रूल्स आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी हम जो BSc सेकेंड ईयर का मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक है उस पर भी मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि वो फिजिक्स में भी काम आता है, नेट JRF के अंदर काम आता है, और फिर आपका IIT एग्ज़ाम के अंदर काम आता है। इन सब चीज़ों में मैथमेटिकल फिजिक्स आती है, तो हम उसको भी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 1-2 दिनों में। फ़िलहाल इसको ख़त्म करें डेरिवेशन को। W EA का डिफरेंशिएशन किया, करली W बाय करली EA, फिर EA का करली EA बाय करली EA बाय करली EA। अब W EA कांस्टेंट है तो EB का किया, EB का क्या किया, देखिए करली W EB बाय करली EB, करली EB बाय करली EA, ये नीचे करली EB है, ध्यान रखना सब जगह, ठीक है। अब देखिए करली EB बाय करली EA -1 है, हम निकाल चुके हैं, और करली EA बाय करली EA, सॉरी यहाँ करली EA ही आएगा,
यानी कि ये क्या है, करली ई ए बाय करली ई ए वो 1 है, लेकिन करली ई बी बाय करली ई ए -1 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको -1 पुट कर दो, इसको 1 पुट कर दो, तो इक्वेशन बन जाएगी ये, ठीक है ना, इक्वेशन बन जाएगी ये। अब देखिए क्या होगा, ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वल में 0 है तो दोनों साइड क्या चली जाएगी, इक्वल चली जाएगी। डब्ल्यू ई बी को नीचे ले आइए और डब्ल्यू ई ए को इधर नीचे ले आइए, तो इक्वेशन बन जाएगी ये। अब देखिए इसको लिख सकता हूँ, ये लॉग डब्ल्यू ई ए बाय करली ई ए लॉग डब्ल्यू ई बी बाय करली ई बी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है 1/x, पता है ना आपको, लेकिन डी बाई डी एक्स लॉग एफ एक्स 1/fx इंटू एफ डैश एक्स, यानी कि उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, यानी कि ये कह रहा हूँ कि कोई भी आपसे पूछे डी बाई डी एक्स कोई भी लॉग एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछे, क्या लिखोगे आप लोग, 1/f की सर ये होगा इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स, यही होगा। तो यहाँ एफ एक्स की जगह क्या है, डब्ल्यू ई ए डब्ल्यू ई बी, तो ये 1/w ई ए डी 1/w ई ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये एफ एक्स की जगह डब्ल्यू ई ए नीचे चला गया, फिर डी डब्ल्यू ई ए बाई डी जो भी है, देखिए यही चीज़ आ गई यहाँ पे अपने पास, ये देखिए ये चीज़ बन गई। इसको ये बना सकते हो और इसको ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ओके, अब देखिए ये चीज़ अपने पास आ जाती है। अब देखिए यहाँ से पता चल गया, जब कोई भी चीज़ आपको पता है ना, आप लिखते हो कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाए, आप क्या लिख सकते हो कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देते हो ना। यहाँ पे क्या है, ई ए ई बी वाली ये पोर्शन क्या है, बराबर है दोनों ई ए और ई बी का, ठीक है ना। ये देखिए ये पोर्शन देखिए बराबर है ई ए और ई बी का, समझ आ रही है बात, ये देखिए यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ बराबर है, तो इसका मतलब ये अकेला लिखोगे तो कांस्टेंट लिखोगे, तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको अकेला लिख के क्या बोल दिया कि ये कांस्टेंट है। अब देखिए इसका मतलब β1 इज इक्वल टू β2 है, जो ई ए वाला पोर्शन है उसको β1 मान लिया, और ये माना नहीं है, ये माना नहीं है, ये होता है, और जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको क्या मान लिया, ई बी मान लिया, तो ये β1 हो गया β2 हो गया, इसको β1 मान लिया, इसको β2 मान लिया, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, β1 जो होता है, β1 होता है 1/kt 1/kt1, ठीक है ना। β1 जो होता है वो क्या होता है 1/kt1, और β2 जो होता है, β1 क्या होता है 1/kta और β2 होता है 1/ktb। कहने का मतलब बीटा होता है 1/kt, बस ये प्रूफ हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान में ही करेंगे। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में यही दिक्कत है, कुछ टॉपिक पीछे से हैं कुछ आगे से हैं, बस आपको ध्यान रखनी है, कुछ बातें आगे क्लियर होती जाएंगी, सारी बातें आगे के लेक्चर में। बीटा हो जाएगा 1/kt, तो ये आ गया, तो 1/kt1 को 1/kt2, क्योंकि β1 β2 बराबर है 1/kt1 1/kt2, यानी कि kt बराबर ktb हो गया। इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की, दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में बराबर हो जाता है, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से था। वास्तव में जो मेन बात ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ है ये β1 है, यही β1 है, ये जो चीज़ है यही β2 है, दोनों बराबर हैं, ये 1/kt1 है, ये 1/kt2 है, तो ऑब्वियस सी बात है kta ktb लिखा हुआ है कि बात है ta बराबर tb यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे पड़ोसियों के पता नहीं क्या शोर हो रहा है बीच में, वो आ रहा है, एनीवे कोई दिक्कत नहीं, आपको फोकस इसी पे